27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसने आने वाली 20 सालों की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस अचानक शमशान बन गई थी। 59 लोग जिसमें कि बच्चे, औरतें और कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, असली खेल शुरू होता है जस्ट इस आगे के बाद में। पूरा गुजरात और अहमदाबाद चारों तरफ से आगे की लपटों में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यह है, क्या ये दंगे, ये हिंसा हिंदू के विरोध में हुए थे या फिर सत्ता के बैठे गलियारों में कोई बड़ी साजिश या स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन गुमनाम कॉल्स की, उस मीडिया की, उस मुख्यमंत्री की जिस मुख्यमंत्री पर सालों तक इस दंगे और हिंसा के पीछे साजिश करता होने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, आज हम एक्सपोज करने वाले हैं उस मीडिया को, उस कांग्रेस को, उस बजरंग दल को, उस आरएसएस को, जिसने कि सालों तक इस मुद्दे को और भड़काया और लोगों को इसके कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। 27 अप्रैल 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से वापस लौट रही थी, जिसमें कि श्रद्धालु बैठे हुए थे, कुछ कार सेवक भी बैठे हुए थे, इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी बैठी हुई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि पूरी ट्रेन को ही आग लगा दी जाती है। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से आ रही होती है, वो कुछ देर के लिए गुजरात के गोधरा स्टेशन पर रुकती है, कुछ देर के लिए ब्रेक लेती है। ब्रेक लेने के बाद में जब वहां से चलती है तो ट्रेन की दोबारा से चैन खींचकर ट्रेन को दोबारा वहीं पर रोक दिया जाता है। और जब कार सेवक और लोग जब बाहर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 2000 लोगों की भीड़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन दोस्तों, उन 2000 लोगों के पास में कोई पत्थर या हथियार, कोई तलवार नहीं थी। उनके हाथ में होता है 140 लीटर पेट्रोल, और ये 140 लीटर पेट्रोल अंदर नहीं डाला जाता है। नानावती आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ट्रेन के पर्दे काटकर, ट्रेन को बाहर से लॉक कर गेट लगाकर, ट्रेन के पर्दे काटकर ट्रेन में 140 लीटर पेट्रोल अंदर डाला जाता है और उस कोच को, S6 कोच को आग लगा दी जाती है, जिसमें कि 59 लोग बैठे होते हैं और वो 59 लोग जलकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि आखिरकार 2000 लोग 140 लीटर पेट्रोल लेकर कहां से आ गए थे, इसके पीछे किसका हाथ था, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था। तो चलिए वीडियो में और आगे जानते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। लेकिन दोस्तों, गुजरात पुलिस प्रशासन दावा करती है कि ये दंगा, ये हिंसा अमन गेस्ट हाउस के रूम नंबर 8 से शुरू होती है और इस दंगे का, इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है उमर जी को। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये एक स्थानीय विवाद था? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी इसमें नाम सामने आता है, जो कि वहां के रहने वाले होते हैं। उनका नाम होता है, एक का नाम होता है हाजी बिलाल, एक का होता है फारूक भाड़ा। इन लोगों को भी उसी दंगा का और इसी केस का मास्टरमाइंड बताया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक महज स्थानीय विवाद था या फिर इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी? और साबरमती एक्सप्रेस की ये आग अभी तक बुझी भी नहीं थी कि गांधीनगर से एक आदेश जारी होता है कि जली हुई लाशों को अहमदाबाद लेके जाया जाए। और जब लाश से अहमदाबाद लेकर जाया जाता है तो वहां पर अहमदाबाद का और गुजरात का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सब कुछ बारूद बन चुका था, हर जगह पर आग लगाई जा रही थी, हर जगह पर लोगों को मारा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी दंगे में सस्पेंड पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट एक दावा करते हैं कि उस रात नरेंद्र मोदी ने खुद मीटिंग में कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई पुलिस प्रशासन भी किसी को नहीं छेड़ेगा, जो हिंदू कर रहे हैं उनको करने दो, वो अपने गुस्से में वो गुस्सा निकालने दो। ये दावा करते हैं संजीव भट्ट। हालांकि ये दावा आगे जाकर खाड़ी या झूठा साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने उस रात की मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सब गलत है, क्योंकि उस रात संजीव भट्ट उस मीटिंग में थे ही नहीं। तो ये सरासर अफवाह फैलाई जाती होती है। का हिस्सा पूर्णतया शांति में, जिन 10% इलाके में हुआ है उसमें भी ज्यादातर घटनाएं अहमदाबाद में घटी। जो ये हवा फैलाई जा रही है हमारे विरोधियों के माध्यम से कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं समझता हूं देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन दंगों के बाद में उस टाइम के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर एक गंभीर आरोप लगते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही खुली छूट दी थी कि दंगाइयों को अपना गुस्सा निकालने दो, हिंदू को अपना गुस्सा निकालने दो, कोई कुछ नहीं करेगा, और उन पर साजिशकर्ता का सबसे बड़ा आरोप लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस गठित SIT को झूठा साबित करती है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसे कुछ दंगे करवाए थे। वहां पर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है कि नरेंद्र मोदी के इसके पीछे कोई हाथ नहीं था, ये दंगे अपने आप ही हुए थे, किसी ने करवाए नहीं थे, और नरेंद्र मोदी को एक क्लीन चिट दे दी जाती है।
लेकिन यहाँ पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस और कुछ संगठन होते हैं जो ये बात मानने को राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक्शन रिएक्शन थ्योरी इस्तेमाल करके जो है दंगाइयों को खुली छूट दी थी। लेकिन जब अहमदाबाद के गुलगर सोसाइटी में एहसान जाफरी के घर पर आग लगा दी जाती है, लोग हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद में एहसान जाफरी नरेंद्र मोदी को फोन लगाते हैं। फोन पर वो अपनी जान की भीख मांगते हैं, उनके सामने गलगलाते हैं कि मेरे घर पर भी दंगाइयों ने हमला कर दिया है, मेरी मदद कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी फोन तो उठाते हैं लेकिन फोन पर कुछ बात नहीं करते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, वो फोन को दोबारा रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इन दंगों के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद गुजरात जाकर, अहमदाबाद जाकर नरेंद्र मोदी से कहा था कि तुम यहाँ के सीएम हो, तुमको राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्या तुम इस राजधर्म का पालन कर रहे हो या नहीं। कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा में घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया था और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली थी। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, राजधर्म। लेकिन दोस्तों, ये दंगे अचानक नहीं भड़कते हैं। तहलका स्टिंग की रिपोर्ट कहती है कि बजरंग दल और आरएसएस के पास में पहले से ही मुस्लिम घरों की सूची होती है, उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि कहाँ पर हमला करवाना है, कहाँ पर हमला नहीं करवाना है। उनके पास एक फुल डिटेल में एक रिपोर्ट होती है। कहा जाता है कि दंगाइयों के पास में गैस सिलेंडर, हथियार पहले से ही जमा किए जाते हैं कि कहाँ पर हमला करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुजरात पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों से खुद कहा कि हमें ऊपर से आदेश है कि तुमको न बचाया जाए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब ये आदेश किसका था किसका नहीं था, ये पुलिस प्रशासन ने आज तक नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे दंगे में, इस पूरी हिंसा में सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का। वो मीडिया जो कि टीवी पर हमेशा जली हुई आगों को बार बार दिखाकर लोगों को जो है और गुस्सा दिला रही थी, लोगों को और भड़का रही थी, और लोग उसी भड़क में, उसी गुस्से में जो है रोड पर उतर आए थे और किसी को भी मार काट रहे थे और पूरे गुजरात में, पूरे अहमदाबाद में चारों तरफ तबाही मचा दी थी। लेकिन दोस्तों, सालों तक चली इस जंग के बाद में 2012 में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट आती है और 2022 में नरेंद्र मोदी की जो है एक क्लीन चिट पर मोहर लगा दी जाती है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निर्दोष है, वो बेगुनाह है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मूवी आती है द साबरमती रिपोर्ट, और इस मूवी में फुल डिटेल में दिखाया जाता है कि कैसे गोधरा के पीड़ितों को नजरअंदाज किया गया, उनको सालों तक। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कानूनी क्लीन चिट उन बेगुनाहों की मौत का जो है सुकून दे सकती है जिनकी दुनिया उन 3 दिनों में पूरी तरह से उजड़ गई थी, जो लोग जिंदा जलकर खाक हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि गुजरात और अहमदाबाद की सड़कों पर हफ्तों तक कत्लेआम चलता रहे, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री कुछ न कर पाए, इतना बेबस हो जाए? लेकिन दोस्तों, सच बात तो यह है, जो गोधरा में हुआ वो पाप होता है, जो उसके बाद होता है वो जुर्म होता है, और इन्हीं दोनों पर राजनीति ने अपनी रोटियां सेकी थी। मैं अपनी वीडियो में किसी को गलत ठहराने नहीं आया हूं, बल्कि उस सच को दिखाने आया हूं जो कि दबा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2002 का वो गोधरा न्याय पूरा हुआ है कि अभी भी कुछ राज दफन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपके सामने और लेके आता रहूं, सच आपको दिखाता रहूं। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।